बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 जो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का है, उसके चंद बेसिक टर्म्स को हमने डिफ़ाइन करना है, समझना है। और वो कौन सी टर्म्स हैं? स्कैटर डायग्राम किसे कहा जाता है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद रिग्रेशन कर्व क्या है, कर्व फिटिंग का प्रोसेस क्या होता है, और रिग्रेशन एनालिसिस किस प्रोसीजर को कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड या लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है और लीस्ट स्क्वायर फिट किसे कहा जाता। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्कैटर डायग्राम के हवाले से विद एग्जांपल इसको समझते हैं कि स्कैटर डायग्राम है क्या। और स्कैटर डायग्राम को समझने से पहले व्यूअर्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन पहले बात कर लें इस पर कि डेफिनेशन इसकी क्या है, तो हम बात करेंगे कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन या गिवन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम है। क्योंकि हमारा टॉपिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का है, लिहाजा दो वेरिएबल्स होंगे। उन दोनों वेरिएबल्स की जो गिवन वैल्यूज़ हैं पेयर्स की सूरत में, अगर हम उनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस तरह के आपके सामने ये मेंशन है एक एग्जांपल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने प्लॉट किया और गिवन पेयर्स को पॉइंट्स की सूरत में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई वैल्यूज़, यानी गिवन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, गिवन वैल्यूज़ की मदद से जस्ट पॉइंट्स की सूरत में प्लॉट कर देना उनको, ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम कहलाती है। और अगर हम बात करें उसके बाद कर्व फिटिंग के प्रोसेस की, तो कर्व फिटिंग क्या होगी? रिग्रेशन एनालिसिस के दौरान जस्ट पैरामीटर्स की एस्टिमेशन करने का जो प्रोसीजर है, कि जिसके ज़रिए हम ये जानना सीखेंगे कि एवरेज रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स के दरमियान, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। ये जो प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल है, ये हमारे पास कर्व फिटिंग कहलाएगा। यानी अल्फा और बीटा के एस्टिमेट्स जब हम हासिल कर रहे होते हैं, इट मीन्स हम ये कर्व फिट करना चाह रहे हैं, कर्व फिटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, और फिर इनको एस्टिमेट कर लेने के बाद ही हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और फिर रिग्रेशन कर्व की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, रिग्रेशन कर्व को हमने अब समझ लिया इसके साथ ही अटैच करके कि अगर हम कर्व फिटिंग का प्रोसेस कर लें, यानी पैरामीटर्स की एस्टिमेशन का प्रोसेस कर लें, अल्फा और बीटा के एस्टिमेट्स हासिल कर लें, तो ये हमारे पास कर्व फिटिंग है। और जब हम एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करके उसमें इंडिपेंडेंट की गिवन वैल्यूज़ को पुट करते जाएं और डिपेंडेंट की वैल्यूज़ हासिल करते जाएं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को, और उन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट की गिवन वैल्यूज़ नहीं बल्कि एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को अगर प्लॉट करें वाई एक्सिस पे, तो फिर जो हमारे पास उन पॉइंट्स को मिलाने से कर्व हासिल होगी, वो व्यूअर्स रिग्रेशन कर्व कहलाएगी। जिस तरह के आपके सामने ये मेंशन है कि मैंने ये पॉइंट्स को प्लॉट किया और उनको डॉटेड लाइन की सूरत में आपस में मिला दिया। मिलाने के लिए आप स्ट्रेट लाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से ज़रा रिप्रेजेंट कर दिया इसको समझाने के लिए। तो लिहाजा ये जो हमारे पास कर्व हासिल हुई, ये रिग्रेशन कर्व है। और इसको एस्टिमेट करने का जो पहले प्रोसीजर था पैरामीटर्स के एस्टिमेशन का, ये हमारे पास कर्व फिटिंग कहलाता है। तो हमने फिर बात कर ली कि रिग्रेशन कर्व क्या है। इट इज़ आल्सो अ सेट ऑफ पॉइंट्स कि जिसमें हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को प्लॉट कर देते हैं फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उसको रिग्रेशन लाइन में पुट करते जाएं और डिपेंडेंट की वैल्यूज़ हासिल करते जाएं। तो उन पॉइंट्स को फिर जब हम हासिल कर लेंगे, गिवन वैल्यूज़ के सामने कॉरिस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जब हम हासिल कर लेंगे और उन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन वैल्यूज़ की बजाय, इंडिपेंडेंट की तो जो है वही पुट होनी है, डिपेंडेंट की गिवन वैल्यूज़ की बजाय अगर एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाए वाई एक्सिस पे, और फिर उनकी पॉइंट्स की सूरत में हम जब रिप्रेजेंट कर दें और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो हमारे पास ये जो कर्व हासिल होगी, ये रिग्रेशन कर्व कहलाएगी। आइए उसके बाद बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की, कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। नाम से ही जाहिर है, रिग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा प्रोसीजर कि जिसमें हम वेरिएबल्स के दरमियान जो डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट पे, इसके बारे में अगर हम स्टडी करें, तो ये सारी की सारी स्टडी, ये प्रोसेस जो है, ये हमारे पास रिग्रेशन कहलाता है। और इस प्रोसीजर के दौरान हम जितना भी अमल कर रहे होते हैं, ये जस्ट पैरामीटर्स की एस्टिमेशन ही नहीं, फर्दर रेजिडुअल्स को फाइंड करना, तो हमारे पास ये जितना भी मज़ीद फर्दर प्रोसेस है इस रिलेशनशिप में, इसको जानने के लिए और इसके इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस के लिए,
ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग द एवरेज रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट के अंदर क्या चेंज आता है उसके बारे में फिर पैरामीटर्स एस्टिमेट करना और फर्दर प्रोसीजर्स करना। ये सारे का सारा प्रोसीजर हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस कहलाएगा। और इस रिग्रेशन एनालिसिस में व्यूअर्स हमने जो पैरामीटर्स की एस्टिमेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ करनी होती है, जिसकी मदद से हमने ए और बी के फार्मूलाज फाइंड किए हुए, ये हमारे पास ली स्क्वायर मेथड कहलाता है। ली स्क्वायर मेथड की मदद से हमने ए और बी फाइंड करने होते हैं, अल्फा और बीटा के एस्टिमेट्स फाइंड करने होते हैं। हम इसको ली स्क्वायर मेथड या ली स्क्वायर प्रिंसिपल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए रेजिडुअल्स कम से कम हासिल होते हैं। और रेजिडुअल्स कम से कम हासिल होने का मतलब है कि रेजिडुअल्स के स्क्वायर्स का सम भी कम से कम हासिल होता। यानी नाम से ही जाहिर है, अगर हम इसको डिफाइन करें कि ली स्क्वायर प्रिंसिपल या ली स्क्वायर मेथड इज़ अ मेथड फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज मिनिमम इज लीस्ट, ये हमारे पास ली स्क्वायर प्रिंसिपल है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए डिफाइन ली स्क्वायर प्रिंसिपल या डिफाइन ली स्क्वायर मेथड या प्रिंसिपल्स ऑफ ली स्क्वायर, तो ये हमारे पास सेम डेफिनेशन होगी इसकी कि अ मेथड फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज लीस्ट, ये हमारे पास ली स्क्वायर प्रिंसिपल है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यूअर्स के ली स्क्वायर फिट क्या है, ली स्क्वायर फिट नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी कर्व जो हम फिट करें उसके लिए हम बात कर सकते हों कि इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स बाकी तमाम कर्व्स की निस्बत कम है, तो हम कहेंगे कि ये लीस्ट स्क्वायर फिट है। यानी हम कह सकते हैं कि अमंग ऑल अप्रॉक्सीमेटिंग कर्व्स a curve is said to be a least square fit for which the sum of squares of residuals is least, कि एक ऐसी कर्व जो है लीस्ट स्क्वायर फिट कहलाएगी जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स बाकी तमाम कर्व्स की निस्बत कम से कम होगा। हम ऐसी कर्व को कह सकते हैं कि ये लीस्ट स्क्वायर फिट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के टॉपिक का, इसको अच्छी तरह से समझें। दोबारा एक दफ़ा आज की वीडियो में हमने जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या है। गिवन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, जो कि एक्स और वाई वेरिएबल्स के हमें गिवन पेयर्स होते हैं, उनको पॉइंट्स की सूरत में प्लॉट कर देना एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम कहलाती है। यानी अ सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, गिवन वैल्यूज़ को जस्ट प्लॉट करता है। और इसके बरक्स रिग्रेशन कर्व में a set of points of expected values of dependent random variable for given values of independent non-random variable is called regression curve। कि अगर हम independent variable की जो given values हैं उनके अगेंस्ट हासिल होने वाली जो corresponding estimated values हैं, अगर उनको प्लॉट करेंगे और फिर उनको मिला देंगे तो ये हमारे पास regression curve हासिल हो जाएगी। और इसको हासिल करने के लिए हम इस दौरान जो अल्फ़ा और बीटा के एस्टिमेट्स हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं, पैरामीटर्स के एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो प्रोसीजर है ये कर्व फिटिंग कहलाता है। और इसके अलावा जितना भी हम एनालिसिस का काम करेंगे, जितना भी तज्जिया करेंगे इस रिलेशनशिप का, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंस का, जिसमें वाई ऑन एक्स लाइन एस्टिमेट करना है या फर्दर इसके अलावा हम मज़ीद एनालिसिस का प्रोसीजर इसमें कर सकते हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग एन एवरेज रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। और उसके अलावा अगर हम बात करें ली स्क्वायर प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल या अ मेथड फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज लीस्ट इज सेड टू बी अ ली स्क्वायर प्रिंसिपल। और ऐसी कर्व कि जिससे हासिल होने वाले रेजिडुअल्स कम से कम हो और उनके स्क्वायर्स का फिर सम डेफिनेटली कम से कम आएगा, ऐसी कर्व हमारे पास लीस्ट स्क्वायर्स फिट कहलाएगी। ये हमने बात कर ली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फार्मूलाज पे आएंगे कि अल्फ़ा और बीटा के जो एस्टिमेट्स हैं, ये जो कर्व फिटिंग का प्रोसेस है जिसमें हमने पैरामीटर्स की एस्टिमेशन करनी होती है और फर्दर रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ हमने जाना होता है। इसमें जो हमने पैरामीटर्स की एस्टिमेशन करनी है ए और बी फाइंड करना सीखना है, इनके फार्मूलाज क्या हैं, और उन फार्मूलाज को समझ लेने के बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।